हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेस, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं ऊर्जा संसाधन। तो बहुत सिंपल ये चैप्टर है। इसमें हम लोग जो है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी होती है हमारे पास, कौन कौन सी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आज एनर्जी के बिना कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपका आने जाने का संसाधन हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ये क्या है, सब एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट एनर्जी लाइफ को। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़्यादा इसमें हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है बिल्कुल ओरली जो है टिप्स पे याद हो जाएगा कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर जो एनर्जी है वो एक डिसाइड करती है कि जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होती है, तो वो आप कह सकते हो उतना ही ज्यादा कह सकते हो डेवलप कंट्री है। ठीक है, अब एक अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं, एनर्जी एनर्जी जो है डिपेंड करती है किस पर, देश की इकोनॉमी पर, यानी जीडीपी पर। जितनी ज्यादा एनर्जी यूज होगी तो आप कह सकते हो उस देश की जीडीपी भी जो है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, यानी जीडीपी का मतलब यहां पर मैं इकोनॉमी को लेकर है, इकोनॉमी। ठीक है, और आपको ये भी बता देता हूं मैं, इसका एक सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है आपका यूएसए। देखिए, यूएसए की वर्ल्ड में पॉपुलेशन आप कह सकते हो कितनी है, 6.25%। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, 6.25%। और ये जो इतने कम लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको पता होना चाहिए ये 30% एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वहीं एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको लूं इंडिया का, यानी आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, यानी आप कह सकते हो 60% या उससे भी ज्यादा। ठीक है, ये करंट डाटा नहीं है, ये प्रीवियस डाटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूं। यानी 60% जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक, और कितने एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल 3%। ठीक है, यानी आप देख सकते हो, यानी यहां पर एनर्जी कितना कम यूज हो रहा है और यहां पर कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, जीडीपी से। यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी जितना ज्यादा जीडीपी होगा आप कह सकते हो उस कंट्री का उतना ही ज्यादा एनर्जी यूज होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। इंडिया का तो वैसे आपको मैं बता दूं 2020 के अकॉर्डिंग 138 करोड़ पॉपुलेशन है। ये भी एक एग्जैक्टली डाटा है पूरा, आप चाहो तो गूगल पे चेक कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज और है, आपको मैं बता दूं, इंडिया जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर 14 साल के अंदर, यानी एवरी 40 ईयर्स, यानी हर 14 साल में इंडिया जो है अपने एनर्जी को बढ़ा रहा है। यानी आप ये कह सकते हो डायरेक्टली वो डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, यानी उसकी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, वो बात अलग है कि लॉकडाउन वगैरह से जीडीपी डाउन हो जाए, तो वो चीज अलग है। तो आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि एनर्जी का कितना बड़ा यूज है। ठीक, कुछ आगे करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपका मैंने कुछ बनाया हुआ है, एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी को ना दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है यहाँ पर, बहुत ही सिंपली। एक है आपका रिन्यूएबल और एक है आपका नॉन रिन्यूएबल। इसको और एक सिंपल लैंग्वेज में जाने तो आप कह सकते हो नॉन कन्वेंशनल और यहाँ पर कन्वेंशनल। और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो गैर पारंपरिक संसाधन है ये, और पारंपरिक संसाधन। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ये आपको बता देता हूं कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें कौन कौन सी एनर्जी आती है। बायोमास एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, फ्यूल सेल एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी है, कोजनरेशन एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो सीधे तौर पर रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी है जो डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, यानी अनलिमिटेड है। यानी ये कैसी एनर्जी है, अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल आप समझिए, सोलर एनर्जी। अब देखिए, सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, जो सन से निकलने वाली रेज है उससे एनर्जी बनाई जाए। तो सन से तो अनलिमिटेड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, खत्म थोड़ी ना होगी। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, एटॉमिक एनर्जी है, हाइड्रो पावर है। अब ऑयल का मतलब यहाँ पर है फॉसिल फ्यूल, यानी पेट्रोल वगैरह जो निकलता है।
अब ये देखिए हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, ये कैसी एनर्जी है, लिमिटेड। और यहां पर छोटा सा और एक पॉइंट अगर जान लें तो ये क्या है, कॉस्टली है और ये चीप है। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है जो चीप हो और अनलिमिटेड हो, क्योंकि ये जो है एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर जो है बारी बारी से हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या है, कैसे एनर्जी है। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे इसमें। ठीक है, तो ये कंप्लीट करते हैं इसको। अब देखिए हम लोग करते हैं सबसे पहले बायोमास एनर्जी। ठीक है, अब देखिए बायोमास एनर्जी, अब देखो एक चीज समझिए, बहुत सिंपल है। बायो का मतलब क्या है, लिविंग, और मास यानी कोई भी वेट कह सकते हो, कोई भी बॉडी कह सकते हो, या कोई भी लिविंग बॉडी से जो एनर्जी बनाई जाए उसको आप कह सकते हो क्या है, वो बायोमास एनर्जी है। ठीक है, इससे ही एक एनर्जी निकली हुई है यहां पर, जिसको मैं नाम दे रहा हूं बायोमास गैसीफायर। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बायोमास में आपका आप कह सकते हो छोटे छोटे वुड्स। ठीक है, यानी वुड्स आप समझ सकते हो, वुड्स यानी लकड़ के छोटे छोटे गट्ठर जो है हम ले लेते हैं और इसको बर्न किया जाता है। क्या किया जाता है, बर्न, यानी इसको जलाया जाता है और इससे क्या है, हीट निकलती है और हीट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, आपको कह सकते हो स्टीम में, या आप कह सकते हो गैस में। ठीक है, यानी जो वुड से हीट निकलती है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम में या गैस में। उस गैस से क्या है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ठीक है, अब इस गैस का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, बायोमास गैसीफायर। यानी मैंने इसको आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ठीक है, और ये जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना, आप कह सकते हो भारत के उन विलेजेस में इस्तेमाल होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि विलेजेस में क्यों, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर चाहिए होता है और एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना होता है, यानी जेट पंप वगैरह चलाना होता है, अंडरग्राउंड वाटर से इरिगेशन करना होता है पूरे खेत में। तो इसलिए क्या है, बायोमास गैसीफायर प्लांट खरीद लेते हैं। बहुत सिंपली जो है आप कह सकते हो 35 to 40 लाख के अराउंड ये आता है। ठीक है, और इससे काफी मात्रा में कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है कई बार सब्सिडी भी दे देती है और इजीली लोन भी दे देती है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट खुद इंस्टॉल करा देती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी करके वो क्या कर सके, अपना इरिगेशन कर सके। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं 890 किलो कैलोरी जो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप कह सकते हो किलो कैलोरी हीट जनरेट हो जाती है। आप ये कह सकते हो ½ kg ड्राई प्लांट से, यानी कौन से ड्राई प्लांट, यानी सूखे हुए प्लांट यानी पेड़ पौधे, उनको जलाने से यानी ½ किलो इससे इतनी हीट जनरेट होती है जितनी कि 250 ग्राम कोयले में होगी। ठीक है, जो कोल निकलता है जमीन से उससे। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है बायोमास गैसीफायर। ठीक है, यानी वुड है, उस वुड को बर्न करते हैं। वुड यहाँ पर इन द सेंस ड्राई प्लांट्स है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं अगर ये भी कहूँ ड्राई प्लांट्स, तो आप डायरेक्टली समझ जाइए कि मैं ड्राई प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ड्राई प्लांट्स को बर्न किया जाता है, हीट और गैस निकलती है उससे, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया जाता है, जेट पंप वगैरह चलाए जाते हैं। ठीक है, या बोरिंग का किया जाता है, या और भी अन्य यूज डोमेस्टिक वर्क के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझ रहे होगे। ½ kg ड्राई प्लांट्स को जलाने पर इतनी हीट निकलती है जो कि कितनी है, 250 ग्राम कोयले के बराबर है, यानी जो कोयला अर्थ से निकलता है। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं हम लोग। ये सिंपल था, इसको मैंने रब कर दिया। अब देखिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं वो ये है सोलर एनर्जी। अब देखिए सोलर एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में फेमस है। ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये इन्फिनाइट है, कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्स है। दूसरा पॉल्यूशन लेस है,
पॉल्यूशन नहीं करता, ये भी आपको मानना पड़ेगा। दूसरा आप ये कह सकते हो इसके लिए जो है हम लोग प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, यानी आप कह सकते हो सोलर पैनल, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग इसमें। अच्छा देखिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए हम लोग एक सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिखा हुआ है SPP, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सोलर प्लांट में किस सेल का इस्तेमाल होता है। तो आप यहां पर बता देता हूं मैं, सोलर फोटो वोल्टिक पैनल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहां पर ये कह सकते हो कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल क्योंकि ये एनर्जी इन्फिनाइट है, और दूसरा है पॉल्यूशन लेस है, और सोलर पैनल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, SPP सेल का, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, ठीक है, और ट्रैप करके बाद में हीट में कन्वर्ट करना, और हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा फेमस है। और यहां पर आपको मैं बता दूं थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा, देखिए जितने भी आपके स्पेसशिप जाते हैं, यानी जो स्पेस है उसमें स्पेसशिप जाते हैं, ठीक है, और उस स्पेसशिप के अंदर क्या होता है, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अब देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्पेसशिप गए हैं, जैसे चंद्रयान वगैरह, उसमें स्पेसशिप छोड़कर आते हैं। तो आप ये कह सकते हो वहां पर तो एनर्जी हम लोग डायरेक्टली दे नहीं सकते, तो वहां पर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके अंदर सोलर पैनल का इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे क्या है स्पेस के अंदर उन्हें सनलाइट से एनर्जी मिलती रहती है और वो वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, स्पेस फ्लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारी चीजें जो है चलती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने फ्यूल सेल की, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए फ्यूल सेल जो है, यानी फ्यूल एनर्जी जो है, बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप कह सकते हो। इसमें क्या है, एक सेल बिल्ड किया जाता है, जैसे आप नॉर्मल सेल आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे वॉच क्लॉक वगैरह में भी लगाते हैं हम लोग। तो वही सेल को थोड़ा सा एडवांस करके क्या बनाया जाता है, फ्यूल सेल बनाया जाता है, ठीक है। और इस सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक, और वो केमिकल क्या करता है, डायरेक्टली जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ठीक, क्योंकि एनर्जी का एक लॉ है, एनर्जी जो है ट्रांसफर होती रहती है एक से दूसरे में, ठीक है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल के अंदर केमिकल होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। अच्छा, इसमें भी क्या है, ये पॉल्यूशन लेस है, और जो मैंने बताया आपको स्पेस फ्लाइट और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें ये यूज हो जाता है, ठीक है। और ये जो है पॉल्यूशन तो करता नहीं है, दूसरा ये चीप है, ज्यादा महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं है, ठीक है। तो ये है, और ये कम से कम जो है रिड्यूस कर देता है एयर पॉल्यूशन को भी, ठीक। तो इसमें इतना ही है, आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है हम लोगों ने। देखिए जियोथर्मल एनर्जी, अब देखिए इसको समझिए, जियो का मतलब क्या होता है, अगर मैं समझाऊं, जियो का मतलब है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का मतलब आप समझो अर्थ, ठीक है, यानी अर्थ, ठीक है। और थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, यानी अर्थ से निकलने वाले हीट को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी में या एनर्जी में, इसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें समझ सकते हो। अब देखिए जगह जगह पर आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ के अंदर यानी डिगिंग करेंगे तो क्या है, कोर है, कोर जो है हीट है एक तरीके की, और हॉट स्प्रिंग क्या है, यानी पानी के झरने,
जो ऑटोमेटिकली क्या निकलते हैं, गर्म निकलते हैं, यानी उनके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है और स्टीम निकलती है, यानी भाप निकलती है बहुत, ठीक है। और वहां पर क्या करते हैं, टरबाइन वगैरह लगा देते हैं, किसी तरीके से रोटेट करते हैं वो, ठीक। और उनसे क्या है, डायरेक्टली क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया है इंडिया के अंदर 350 हॉट स्प्रिंग है टोटल, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनसे क्या है, यानी गर्म पानी निकलता है एक तो, और उनसे भाप भी निकलती है, यानी उस पे वहां जाके क्या करते हैं, उस स्टीम का और गर्म पानी का, यानी उस हीट को डायरेक्टली कन्वर्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इसलिए इसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज ये भी है, एक जगह है पूगा वैली, पूगा वैली है ये लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख आपका पड़ता है ऊपर की तरफ इंडिया के, ठीक है। आपको पता होगा कोल्ड डेजर्ट है, यानी नॉर्थ की तरफ लद्दाख में एक जगह है पूगा वैली। यहाँ पर सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। उन हॉट स्प्रिंग में क्या करते हैं, पावर प्लांट इंस्टॉल कर लेते हैं जियोथर्मल का, और उससे क्या है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कितना ज्यादा यूज है इसका, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक यही है कि जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल केवल उन्हीं एरियाज में किया जा सकता है जहां पर हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, यानी हॉट स्प्रिंग, ठीक है, लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये इन्फिनाइट है, कभी खत्म ना होने वाला रिसोर्स है ये। दूसरा ये है पॉल्यूशन लेस है, पॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा कि हॉट स्प्रिंग के लिए, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा जियोथर्मल एनर्जी। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट, को जनरेशन एनर्जी। अब देखिए, को जनरेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो बायोमास एनर्जी से ही रिलेटेड, थोड़ा क्या अप्रोक्सीमेटली पूरा। को का मतलब यहाँ पर टू है, और जनरेशन का मतलब है जनरेट किया जाए किसी चीज से। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, मैं अगर आपको बताऊं, सपोज कीजिए ये मेरे पास वाटर का टैंक है एक, ठीक ठीक, इसमें वाटर है, आप ये कह सकते हो। मैं क्या करता हूं, किसी वुड या प्लांट्स या फिर कोई भी कोल, इनको जलाता हूं, ठीक है, यानी बर्न करता हूं, तो इनसे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, और हीट इस पे पड़ेगी, इससे क्या होगा, ये पानी जो है, यानी ये वाटर है, वाटर क्या होगा, गर्म होगा, और इस वाटर जब गर्म होगा तो इससे क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी, और स्टीम क्या करेगी, टरबाइन है यहाँ पर, इसको घुमाएगी इस तरीके से, यानी ये घूमेगा। जब ये टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, इस टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी जो कि यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इस जो ये हॉट वाटर है इसका इस्तेमाल क्या किया जा सकता है, यानी डोमेस्टिक घरों में पहुंचाया जा सकता है, घरों में, जिससे क्या है, बाथिंग कर सकते हैं, और भी जो काम है गर्म पानी से वो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे क्लीनिंग वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, और एक हॉट वाटर जो है पीने लायक बन गया, यानी उसको प्यूरिफाई कर लिया या बाथिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर दो चीजों से इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक ही एनर्जी को दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मैंने बताया ना, टू, को का मतलब टू, तो इसी से रिलेट करता है, को मतलब दो है यहाँ पर, और दो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी को जनरेशन एनर्जी, यानी दो तरीके की एनर्जी जनरेट करते हैं एक एनर्जी से, ठीक है। इसको मैंने बायोमास क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर वुड, प्लांट, कोल, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तब जो है पानी को गर्म किया जा रहा है और स्टीम जनरेट की जा रही है, ठीक है, इसलिए इसको को जनरेशन एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, विंड एनर्जी। अब देखिए विंड एनर्जी क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विंड एनर्जी, विंड का मतलब क्या है।
एयर एयर जो है जब वो मूव करे, यानी बहुत तेजी से मूव करे, तो क्या होगा, उसको बोलते हैं विंड। ठीक है। और जहां पर आप कह सकते हो एयर मूवमेंट ज्यादा हो, यानी ज्यादा तेज रफ्तार से चलती हो, तो वहां पर क्या लगा देते हैं, बड़े बड़े विंड व्हील लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है। यानी जब हवा चलती है तो ये जो फैन है इस तरीके से लंबे लंबे, ये रोटेट करते हैं। जब ये टरबाइन की तरह रोटेट करते हैं तो इससे क्या होता है, यानी ये क्या है, एक तरीके की मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है, और इस मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। तो ये कह सकते हो विंड एनर्जी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलिमिटेड है। ठीक है। लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा आता है, क्योंकि विंड व्हील को लगाने में, यानी इस पवन चक्की को लगाने में खर्चा बहुत आता है, और एक लिमिटेड एरियाज में ही जो है विंड व्हील लगाया जा सकता है। ये नहीं हर जगह लगाया जा सकता, क्योंकि जहां पर एयर का मूवमेंट ज्यादा होगा वहीं पर इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। दूसरा, जब ये रोटेट करता है तो बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी है, लेकिन एनर्जी जो है इससे ज्यादा बनता है। ठीक है। तो ये कह सकते हो, यानी विंड जो है जब मूव करता है, जब ये फैन जो है घूमता है, तो मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका रिपेयरिंग का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। यानी खराब हो गया तो इसको रिपेयर करने में भी बहुत खर्चा आता है। ठीक है। आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए, विंड एनर्जी के साथ जो है हमारा ये चीज तो कंप्लीट हो गया, यानी रिन्यूएबल वाला। ठीक है। अब थोड़ा इस पर आते हैं हम लोग, ऑयल वाले पर। ठीक है, यानी नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इसी के अंदर, इसको शुरू करने से पहले, बायोगैस इसी में आ जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ। बायोगैस, अब देखिए ये है क्या बायोगैस। अब देखिए, जैसे आप ये कह सकते हो, जो जितने भी पशु होते हैं, जैसे गाय वगैरह या भैंस वगैरह, उनका जो काव डंक होता है, ठीक है, काव डंक, या बायो का मतलब आप समझ रहे होंगे, लिविंग से जो गैस बने। ठीक है। और उससे जो है फिर एनर्जी बन जाए, यानी बायोगैस एनर्जी भी बोल सकते हो। जो आप ये कह सकते हो, बड़े जीव होते हैं जो काव डंक, या भैंस वगैरह या गाय वगैरह, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं काव डंक, उस काव डंक को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और स्टोर के बाद उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर पानी को ऐड किया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है, जिससे क्या है, केमिकली जो बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर, यानी जिनको आप कह सकते हो डीकम्पोजर। ठीक है। यानी उस काव डंक के अंदर क्या लग गया, डीकम्पोजर, यानी उसको डाइजेस्ट करेंगे। जब डाइजेस्ट करेंगे तो उस काव डंक के अंदर से क्या रिलीज हो जाएगी, एक गैस रिलीज होगी, जिस गैस को बोलते हैं मीथेन गैस। ठीक है। यानी क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस का इस्तेमाल जो है आप किस लिए कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हो। ठीक है। यानी एनर्जी डायरेक्टली क्या हो, तो चाहे वो हीट एनर्जी हो, इसको आप बहुत अच्छा ये है, जलता भी है, बहुत अच्छा फायर कैच भी करता है, और आप कह सकते हो इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको फायर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी एनर्जी में डायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है। इसीलिए इसको बायोगैस एनर्जी बोलते हैं। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये विलेजेस वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बायोगैस एनर्जी। अब देखिए ये ऑयल और फॉसिल जो है, ये तो सबको पता ही है, ऑयल और ये फॉसिल। अब देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब इंडिया में तो बहुत लिमिटेड ही जो है फॉसिल फ्यूल है, जिसमें पेट्रोल, डीजल को कह सकते हो, और क्रूड ऑयल मिलता है। लेकिन अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ये। तो आपको थोड़ा सा बता दूं, जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले निकलता है क्रूड ऑयल। ठीक है। क्रूड ऑयल को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं तो बनता है कैरोसिन। ठीक है। यानी कैरोसिन ऑयल। और उसके बाद इसको और रिफाइन करते हैं तो क्या बनता है, डीजल। ठीक है, डीजल।
ठीक है, डीजल, और डीजल को और ज्यादा प्यूरिफाई करती है तो क्या बनता है, पेट्रोल। ठीक है, यानी इसलिए जो पेट्रोल है वो काफी महंगा हो जाता है। ठीक है, यानी रिफाइनिंग का प्रोसेस ऐड हो जाता है उसके अंदर, यानी लेबर कॉस्ट ऐड हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, पेट्रोल जो होता है हमेशा डीजल से महंगा होता है, यानी केरोसिन ऑयल से महंगा होता है, यानी इसको रिफाइन। तो आपको पता ही होगा आज पेट्रोल का रेट अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस हो चुका है, तो कितना कॉस्टली है ये। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है चाइना और इंडिया मिलकर करते हैं, यानी इस डायरेक्टली रिसोर्स का इसका इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, जो कि कॉस्टली है। अगर ये कॉस्टली इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया और चाइना का जो जीडीपी रेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली आप चाइना ने तो इसका इस्तेमाल कम कर दिया है, कोल का ज्यादा इस्तेमाल करता है, दूसरा अल्टरनेट सोर्स भी है। लेकिन इंडिया जो है अभी भी प्योरली जो है किस पे डिपेंड है, पेट्रोल पर। ठीक, इसलिए जो है पॉल्यूशन में आ जाता है। तो ये एक चीज है कि इसका इस्तेमाल जो है कम करें। यहां पर एक छोटा सा डाटा भी है, मैं आपको लिख देता हूं। 1.93 मिलियन बैरल पर डे इन देखिए, इसके अकॉर्डिंग बोला गया है 1.93 मिलियन बैरल। बैरल एक समझ सकते हो कंटेनर का क्वांटिटी होता है, जैसे 1 लीटर होता है, 2 लीटर होता है, ऐसी बैरल भी एक क्वांटिटी है। 1.93 मिलियन बैरल जो है पर डे इस्तेमाल हो जाता है। ये कब के अकॉर्डिंग है, 1999 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1999 इसके अकॉर्डिंग। और एक छोटा सा डाटा और है यहाँ पर, और ये रेट जो है बढ़कर कितना हो गया, 4.7 बिलियन बैरल हो गया 2017 के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये पर डे का है। ठीक है, यानी पर डे, और पर डे का मतलब क्या है, हमारा देश का पैसा दूसरे देश के पैसे से एक्सचेंज होगा, यानी खरीदेंगे हम इसको। ठीक है, यानी हमारा देश का पैसा चला जाएगा दूसरी कंट्री में। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा, यानी 4.7 बिलियन बैरल पर डे का इस्तेमाल होता है 2017 में। ठीक है, ये ओवरऑल डाटा है इंडिया का। ठीक, तो ये आगे बात करते हैं। जब क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर क्या निकलता है, एक नेचुरल गैस भी निकलता है। क्या निकलता है, नेचुरल गैस, जिसकी हम बात करते हैं। ये देखिए, क्लियर। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं ऑयल वगैरह का बता देता हूँ थोड़ा सा। जब हम पेट्रोल वगैरह को कंबशन करते हैं, यानी व्हीकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है, और दूसरा कॉस्टली है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, यानी पूरी तरीके से अगर हम इसका एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुद ही जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से इसका अल्टरनेट यूज जरूर होना चाहिए, जैसे सोलर है, जियोथर्मल है, विंड है, इनका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो। अब देखिए, नेचुरल गैस का भी सिंपल ही है। नेचुरल गैस कुछ नहीं है, और केवल ये कह सकते हो इसका इस्तेमाल करने से थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो जाता है, और लेकिन ये भी कॉस्टली ही है एक तरीके से, ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं हम लोग कोल की डायरेक्टली। तो यानी यहां पर मैं इस दोनों को रब कर देता हूं। अब देखिए कोल, अब देखिए कोल की कई कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे अच्छा जो कोल है जो आप कह सकते हो वो यूएसए या चाइना या रशिया में निकलता है। इंडिया में जो है थोड़ा सा कम क्वालिटी का जो है कोल निकलता है। ठीक है, गोल्ड नहीं, सॉरी। कोल जो है इंडिया में आप कह सकते हो झारखंड से निकलता है सबसे ज्यादा। ठीक, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कोल निकलता है, यानी जो ब्लैक गोल्ड है एक तरीके से। बार बार मैं गोल्ड बोल रहा हूँ, ये कोल है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना कभी भी। अच्छा, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि जो कोल है उससे क्या बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है, यानी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी। आप ये कह सकते हो पूरे तरीके से अभी भी 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है किससे जनरेट होती है, कोल से। ठीक है, अभी इंडिया में भी और चाइना में भी।
तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यूज़ है। कोल से जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम कह सकते हो थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कोल से। यानी कोल को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद डायरेक्टली जो है आप हीट करने के बाद उससे स्टीम निकलती है, स्टीम को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोल है। और आपको मैं बता दूं इससे ज़्यादा जो कोल है चाइना में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। इंडिया तो करता ही करता है, लेकिन चाइना भी करता है इसका ज़्यादा। तो कोल का तो खत्म हो गया हमारे पास। उसके बाद ये है हाइड्रो पावर। अब देखिए हाइड्रो को भी मैं थोड़ा सा यही समझा देता हूँ, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर का मतलब कुछ नहीं है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, ठीक है, और पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट करना, ठीक है, पानी के थ्रू। अब देखिए बड़े बड़े डैम वगैरह जो है बनाए जाते हैं, और बड़े बड़े डैम बनाने के बाद उस वाटर को क्या कराया जाता है, टरबाइन पे गिराया जाता है। जब टरबाइन घूमता है, यानी आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको, इस तरीके से ये डैम है और यहां पर कहीं ना कहीं टरबाइन लगा देंगे इस तरीके से, ठीक, या फिर डायरेक्टली मैं यही लगा देता हूँ। तो यहां से पानी जब आता है तो ये जो है रोटेट करता है, और इस रोटेट से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। तो हाइड्रो पावर प्लांट का भी इंडिया में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये भी कह सकते हो डैम बनाने में काफी कॉस्ट लग जाता है। दूसरा जो है एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफी ज्यादा पानी सूख जाता है। और जब डैम बनाया जाता है तो काफी बड़ा एरिया को खाली कराया जाता है, चाहे उसमें फॉरेस्ट हो, चाहे वो आप कह सकते हो कोई और लोग रह रहे हो, तो वो भी सब खाली कराया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट का नुकसान है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलता रहता है, क्योंकि पानी तो जनरेट होगा ही होगा, आएगा ही आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये है एक चीज। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक एनर्जी। अब देखिए एटॉमिक एनर्जी का क्या है। एटॉमिक एनर्जी को आप ये कह सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी भी बोला जाता है, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आप कह सकते हो एटम है वो है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम जो है एक आप कह सकते हो एलिमेंट है, यानी केमिकल सब्सटेंस, यानी एटम है। उसका क्या करते हैं, उसको इसका इस्तेमाल करके इसको स्प्लिट किया जाता है, और स्प्लिट करने पर इससे क्या निकलती है, हीट निकलती है, यानी आप कह सकते हो एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को डायरेक्टली चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये है सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, इंस्टॉलेशन पावर भी इसकी बहुत ज़्यादा है, जब काफ़ी ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूं इंडिया के अंदर करीब 21 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या है 5780 मेगावाट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो है ये है कि यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि तकरीबन हाफ केजी यूरेनियम से, मतलब ये कह सकते हो कि पूरा एक छोटा डिस्ट्रिक्ट वगैरह की 100 से भी ज़्यादा जो है हाई पावर के बल्ब जल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम। और यूरेनियम आप ये कह सकते हो इंडिया में भी पाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका इस तरीके का जो इलाका है ना, इधर की तरफ आप कह सकते हो ये राजस्थान वगैरह के साइड यूरेनियम। लेकिन बस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, लेकिन करते हैं। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, एटॉमिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक चीज रह गई है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं शायद, वो है टाइडल एनर्जी, या इसको वेव एनर्जी के नाम से भी बोलते हैं। ये बहुत सिंपल है। देखिए इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना कह सकते हो जो
ओशियन है या सी है उससे लहरें जो जनरेट होती हैं, ये लहरें या वेव्स आती हैं, तो उन वेव्स का इस्तेमाल क्या करते हैं, वहां पर हम छोटे छोटे टरबाइन लगा देते हैं। कहाँ पर, जहां बीच होता है, ठीक है, पावर प्लांट स्टार्ट करके, और वहां पर टरबाइन लगा देते हैं इस तरीके से। जब ये वेव्स यहाँ की तरफ आती हैं, ठीक है, ये वेव्स हैं, जब वेव्स आएंगी तो इस टरबाइन को ऑब्वियसली हिला देंगी, घुमा देंगी। जब घुमा देंगी तो इससे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो ये एक फायदा है कहां पर, जहां पर ओशियन वगैरह या सी वगैरह है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये भी है एक, आई होप कि जितनी भी एनर्जीज हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ज्यादा इसमें ध्यान नहीं, बस सिर्फ इतना हो कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे एनर्जी जो है वर्क करती है, क्योंकि डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये भी याद होना चाहिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा आगे रह गया, थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत सिंपल है, यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बोला गया 8 बिलियन जो है पॉपुलेशन हो जाएगी 2050 तक, ठीक है, यानी 2050 अभी फिलहाल बताया गया इस बुक के अकॉर्डिंग 4 मिलियन है, ठीक है, एट प्रेजेंट। लेकिन 2050 तक क्या होगा, ये 8 मिलियन पहुंच जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि एनर्जी का कितना यूज चाहिए, ठीक है, यानी पॉपुलेशन में एनर्जी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए बताया गया है कि एनर्जी कितना जरूरी है। दूसरा जो है यहाँ पर बताया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाती हैं, तो वहां पर भी जो है एनर्जी का इस्तेमाल चाहिए। डायरेक्टली यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि देश की जीडीपी ही किस पे डिपेंड करती जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। जैसा कि आपने 19वीं सेंचुरी के अंदर देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं भी पढ़ा है तो कोई नहीं, इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 19वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई थी एनर्जी, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली, ठीक है। तो ये समझ सकते हो तभी इतना आज डेवलप है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो इंग्लैंड हो। उसके अलावा आप ये कह सकते हो एशिया, एशियन नेशन को भी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है ना। आपको पता होगा एशिया में ही आता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो उसमें भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट भी अगर आपका स्ट्रांग होगा तो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी आपको देखकर कॉपी करेंगे आपके आइडियाज वगैरह को। तो आप सोच सकते हो हर जगह एनर्जी का इस्तेमाल है, चाहे वो जीडीपी बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो पॉपुलेशन की हेल्थ बढ़ाने के लिए हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा, यहां पर आया है कंजर्व करना, ठीक है। कंजर्व में अब जितने भी कोल है, पेट्रोल है, इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो भी इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ये एक कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पर कंजर्व करना, सेव करना है। और देखते हैं थोड़ा सा इंडिया की बात करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखिए इंडिया में क्या क्या इंप्रूव हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इंडिया एक ऐसा देश था जहां पर 80% किसका इस्तेमाल करते थे, डायरेक्टली वुड का। जब वुड का इस्तेमाल किया जाने लगा तो पेड़ काटे जाने लगे। जब पेड़ को काटने से रोका तो क्या हुआ, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते फिर डायरेक्टली एनर्जी जो रूरल एरियाज में। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, चूल्हास बनाए। जो चूल्हा कैसे हो, इलेक्ट्रिसिटी से जलते हो, ठीक है, डायरेक्टली, या गैस से जलते हो, यानी कैसे, गैस से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे क्या हो, आप कह सकते हो पॉल्यूशन कम हो और जो हमारा डायरेक्टली जो नेचुरल रिसोर्स है वो खत्म ना हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी भी 3000 विलेजेस ऐसे हैं जहां पर अब जो है चूल्हा का इस्तेमाल होता है। और ये चूल्हा नॉर्मल चूल्हा नहीं है जो डायरेक्टली, वो किससे है, गैस से और इलेक्ट्रिसिटी से जलने वाले चूल्हे से, ठीक है। इनसे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। दूसरा जो है आप कह सकते हो सीवेज, यानी गवर्नमेंट ने ये किया, और दूसरा है सीवेज प्रोग्राम लाई, ठीक है। सीवेज क्या है आपको मैं बता दूं, ये जो गवर्नमेंट है
ये जो मॉडल है हमारा इंडिया का वो यूएसए से कॉपी हुआ है। इसमें क्या होता है, जो आपका वेस्ट होता है, जो ह्यूमन वेस्ट कह सकते हो, जो सीवेज में डायरेक्टली जाता है, तो वो क्या करता है, एक गैस जनरेट करता है। ठीक है, उस गैस को बोलते हैं मीथेन। ये आपने अभी मैंने पढ़ाया भी। इस मीथेन गैस का इस्तेमाल करके क्या है, आप या तो फायर प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, सीवेज को ट्रीटमेंट करके। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे इलाके में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये बता दें, आज जो इंडिया है इसका इस्तेमाल इतना कर रहा है कि जितना 10 टन कोल करता। ठीक है, यानी 10 टन कोल जितनी एनर्जी यूज करता, यानी एनर्जी बनाता, सॉरी, उतना जो है एनर्जी इससे बना लेता है इंडिया। तो आप सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा नहीं कह सकते इसको, बहुत इंप्रूवमेंट कह सकते हो। एक चूल्हा आया, एक सीवेज प्रोग्राम आया। ठीक है, और एक है आपका, इंडिया ने विंड एनर्जी को भी बहुत इंप्रूव किया है। ठीक, हाँ, तो आप ये कह सकते हो विंड एनर्जी में 85 जो है, 85 अराउंड 85 या मोर देन या कम थोड़े बहुत हों, विंड यानी विंड व्हील लगाए हैं, जिनसे क्या है डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ठीक, और एक है आपका सोलर एनर्जी, यानी सोलर पैनल लगाए हैं जगह जगह, स्ट्रीट लाइट पे, या आप कह सकते हो हाईवे वगैरह पे, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और रात में लाइटनिंग जो है दिखाई दे जाती है हाईवे वगैरह पे। ठीक है, तो इंडिया ने काफी हद तक इम्प्रूव किया है और डायरेक्टली आपका नेचुरल रिसोर्स को कटने से बचाया है। ठीक है, तो आई होप कि जो लेक्चर है आपको बहुत मतलब समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आप इसको समझिए और बड़े ही आसानी से इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज को। ठीक है, इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।